हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बोर मॉडल के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम जो मॉडल्स ऑफ एटम है उसमें थॉमसन मॉडल पढ़ चुके हैं, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ चुके हैं। थर्ड जो मॉडल है वो बोर मॉडल है, जो बोर नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। देखिए, बोर मॉडल ऑफ एटम नील्स बोर नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, जो कि एक डेनिश फिजिशियन थे, फिजिक्स थे। 1913 के अंदर इन्होंने अपनी लॉ को प्रपोज किया था और ये किस चीज के ऊपर बेस्ड थी? बेस्ड अपॉन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी पढ़ी है ना इससे पहले, तो ये उसी के ऊपर बेस्ड थी जो नील्स बोर ने बोर मॉडल दिया था। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है और ये यहाँ पर सेल्स बना रखे हैं, यानी ऑर्बिट बना रखे हैं, डिफरेंट पाथ बना रखे हैं जिनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा। आपको एक बात पता है कि जो रदरफोर्ड मॉडल था उसकी ड्रॉबैक रही थी, वो ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके सराउंडिंग में किस तरीके से, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में किस तरीके से खुद को एडजस्ट करता है और कोलैप्स क्यों नहीं होता है, जाके ऐसा क्यों नहीं हो जाता है कि उसकी एनर्जी कम होती जाएगी जब वो मूव करेगा तो। और एक टाइम ऐसा आना चाहिए जब जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस चीज को बोर ने एक्सप्लेन कर दिया था। तो देखिए, हम इसके जो मेन 4 पोस्टुलेट्स हैं उनको पढ़ेंगे यहाँ पर। फर्स्ट जो पोस्टुलेट है वो देखिए, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर। एक एटम जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, ये हमें पता है। किस किस से? एक तो न्यूक्लियस और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल साइज का होता है और हैवी पॉजिटिवली चार्ज होता है। उसके अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का वो सारा कहाँ सेंट्राइज रहता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है, सेंटर के अंदर प्रेजेंट रहता है, एटम के सेंटर के अंदर। ओके, तो ये पोस्टुलेट जो था, ये फर्स्ट पोस्टुलेट था बोर मॉडल ऑफ एटम का। सेकंड नंबर पे देखिए, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स विच हैव ए फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी। देखिए, जो ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉडल का वो अब बोर ने क्लियर कर दिया था। यहाँ पे इसने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी के अंदर, यानी ये जो ऑर्बिट यहाँ पर बना रखे हैं इनकी वैल्यू फिक्स है। इन पाथ के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, फिक्स एक एनर्जी लेवल प्रेजेंट होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता रहेगा। These orbits are called energy levels। और ये जो डिफरेंट ऑर्बिट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल्स या फिर स्टेशनरी स्टेट्स। ओके, एनर्जी लेवल या फिर स्टेशनरी स्टेट। अब स्टेशनरी स्टेट वर्ड यहाँ पे यूज किया, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे बैठ जाएगा तो वो यहीं पर प्रेजेंट रहेगा। स्टेशनरी स्टेट का मतलब है ये जो पाथ है इसकी एनर्जी फिक्स होगी, ये जो पाथ है इसकी एनर्जी अपने आप में कुछ ना कुछ होगी, फिक्स रहेगी, इसकी भी फिक्स रहेगी। जो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल के अंदर प्रेजेंट है वो इसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा, इसे छोड़ के ना तो यहाँ जा सकता है ना ही इसके अंदर आ सकता है। यानी उनकी जो एनर्जी होती है वो फिक्स रहती है। डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं और वो स्टेशनरी स्टेट के अंदर रिवॉल्व करते रहेंगे। कभी भी उनकी एनर्जी जो है ना कम होती है ना ज्यादा होती है, जिस वजह से वो अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम जो ये डिफरेंट ऑर्बिट्स यहाँ पर, या फिर आप कह लें कि डिफरेंट जो पाथ है वो बनाए हुए हैं, तो उन्हें हम डिनोट कर सकते हैं या तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन कंटिन्यूसली, या फिर KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आप 10th के अंदर पढ़ के आए हैं। KLMN जो है डिफरेंट शेल्स होती हैं जो जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग के अंदर किसी भी एटम में प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट शेल्स मैंने बताई है। अब इनका एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? एनर्जी जो है न्यूक्लियस के जितने पास कोई भी ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम रहेगी। जैसे जैसे अवे फ्रॉम न्यूक्लियस जाते जाएंगे जो एनर्जी है वो क्या होगी? इंक्रीज होती चली जाएगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी लेवल्स हैं उनका ऑर्डर मैंने लिखा हुआ है, K की सबसे कम रहती है, उससे ज्यादा L की, उससे ज्यादा M और उससे ज्यादा N। ओके, इस तरीके से चलता रहेगा। या फिर अगर आप यहाँ पर KLMN करके ना बताना चाहें, 1 2 3 4 से बताना चाहें तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। सेम है, K के लिए 1, L के लिए 2, M के लिए 3 और N के लिए 4 कंसीडर किया हुआ है। तो जितना न्यूक्लियस से फार अवे जाते जाएंगे उतनी ही जो एनर्जी है वो ज्यादा होती चली जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे बताई हुई है। एनर्जी को अब हम निकालेंगे कैसे? EN से रिप्रेजेंट किया जाता है एनर्जी लेवल को, और इट इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर m e रेज टू पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ओके, अब देखिए
यहाँ पर जो ये सारी वैल्यूज हैं, अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट कर दूं, पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है ना, 22/7 होती है। एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एच जो है वो क्या है यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी आप लोगों को पता है कितनी लिखते हैं हम। एन की जो वैल्यू है वो यहाँ से हमें पता चल जाएगी कितनी है, वो हम पुट करेंगे और जो सोल्व करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर एन की वैल्यू पुट नहीं कर रही क्योंकि मुझे पूरे एटम के लिए जरूरी थोड़ी है कि एन की वैल्यू मैं फिक्स कर दूँ। डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स अगर निकालने हैं तो उनके लिए हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, एन की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पर देखिए लिख दिया है, जब इसमें सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे तो लास्ट में जो आंसर है वो इतना आ जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया हुआ है मैंने, इसका मीनिंग बताऊंगी मैं आपको बाद में। तो जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो जो आंसर है वो इतना आ जाएगा। ये था जूल पर एटम के अंदर, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और लास्ट में मैंने किलो जूल मोल इनवर्स के अंदर निकाल लिया है इसका रिजल्ट जो है। तो ये -1312/n² किलो जूल मोल इनवर्स रहेगा। ये हम सिर्फ किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हम बता रहे हैं सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए। कौन से एटम के लिए, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए। जो हाइड्रोजन की तरह दिखने वाले दूसरे एटम होते हैं उनके लिए भी हम इसे निकाल सकते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 1, ओके, और एटॉमिक मास भी 1 होता है। अगर मैं यहाँ पे लेना चाहूँ लिथियम को तो 3 होगा, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दूँ तो लिथियम भी कितनी के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे 1 ही बच जाएगा ना इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये +2 चार्ज के अंदर प्रेजेंट होगा तो ठीक है। इसी तरीके से अगर हीलियम पॉजिटिव के अंदर प्रेजेंट है तो भी वो हाइड्रोजन की तरह ही बिहेव करेगा, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 रह जाएगा। तो उस टाइम के ऊपर हम एनर्जी अगर निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ऊपर Z² के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, ठीक है। Z क्या है यहाँ पे एटॉमिक नंबर रहेगा जिस भी एटम के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी रिजल्ट आपने निकाला है वहाँ पे Z² और ऐड कर दे साथ में, बाकी कोई चेंजमेंट नहीं करना है। ये जो है मैंने इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया है। आप जब नोट्स बनाए तो अलग से ये लाइन लिखें और फिर आपको बताना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे Z² क्यों ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है, हम देखिए जो बोर था इसने हाइड्रोजन एटम के रिगार्डिंग स्पेक्ट्रम प्लॉट करके पूरी जो डेफिनेशंस वगैरह है, पोस्टुलेट हैं वो बताए थे, लेकिन हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए भी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। लेकिन कब, जब वो अपनी आयनिक स्टेट के अंदर प्रेजेंट होंगे, कुछ एक एटम्स का फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इसी में देखिए आगे मैं एक बार इसे रब कर देती हूँ, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सेकेंड पोस्टुलेट हम पढ़ रहे थे उसी को फर्दर मैंने बताया है। यहाँ पे जो रेडियाई है उसके और वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। तो रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो स्टेशनरी स्टेट जो हाइड्रोजन एटम के लिए हमने एटम का जो मॉडल यहाँ पर बनाया था, इसके अंदर जो ये लेवल्स है, एनर्जी लेवल्स, ये अलग अलग तरीके के प्रेजेंट है, हर एक की एनर्जी अलग है। तो कह रहे हैं स्टेशनरी स्टेट्स के लिए जो हाइड्रोजन एटम उसकी रेडियाई क्या रहती है, क्योंकि सर्कुलर पाथ के अंदर ये मूव करता है। तो हालांकि यहाँ मैंने परफेक्ट सर्कल नहीं बनाया है, बट आप कंसीडर कर लें इसे, आप जो बनाए तो परफेक्ट सर्कल की फॉर्म में ही बनाना है। तो इनकी रेडियाई भी होती होगी कुछ ना कुछ। तो ये कह रहा है इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम फॉर्मूला Rn = A0 n⁻²। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको फॉर्मूला। ये कह रहा है जो A0 है इसकी वैल्यू रहती है 52.9 पिकोमीटर। कितनी रहेगी, A0 की जो वैल्यू है वो रहेगी 52.9 पिकोमीटर। और ये जो है ये फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट की रेडियस होती है। क्या होती है ये, फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट की रेडियस कितनी होती है, 52.9 पिकोमीटर। और इसे बोर रेडियाई के नाम से भी जाना जाता है, बोर रेडियस, ओके, बोर रेडियस के नाम से भी जाना जाता है। तो n जो है वो नंबर ऑफ स्टेट, जो भी हम यहाँ पे 1 2 3 n की वैल्यू कंसीडर करते हैं, वो जैसे यहाँ पुट करेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। ये तो था जब हम सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं उस टाइम के ऊपर। अगर मान लो हमें हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए निकालना है, जैसे अभी हमने बात की थी Li2 पॉजिटिव के लिए या फिर हीलियम पॉजिटिव के लिए, तो वहां पर फॉर्मूला रहेगा आपका Rn = A0 n²/Z। Z क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर है। जिस भी पार्टिकल के लिए, जिस भी एटम के लिए आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू आपको Z की जगह, जो एटॉमिक नंबर है वो Z की जगह पे लिखना पड़ेगा। तो ये तो था रेडियाई, अगर रेडियाई निकालनी है तो फर्स्ट जो वैल्यू होती है इसकी, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, 52.9 पिकोमीटर होती है। उसके बाद जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे n की वैल्यू आप रखते जाए, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरीके से वेलोसिटीज के बारे में अगर हम बात करें तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है फॉर्मूला Vn =
वी नोट इंटू में जेड अपॉन एन। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी एन इज इक्वल टू वी नोट इंटू में जेड अपॉन एन से वी नोट जो है ये जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसके लिए वेलोसिटी की वैल्यू दी गई है 2.188 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स रहती है। तो यहाँ पर आप ये वैल्यू पुट करें, जेड जो है जिस भी एटम के लिए आप फाइंड आउट करना चाहते हैं उसका एटॉमिक नंबर लिखना होगा और साथ में नीचे क्या लिख देंगे हम, जिस भी लेवल के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसके लिए भी निकालना चाहते हैं वो लिखेंगे, आपकी जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ के लिए रेडियाई या फिर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन एटम के रिगार्डिंग किसी लेवल का हो या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए फाइंड आउट करना हो। अब देखिए थर्ड पोस्टुलेट के अंदर ये चीज़ हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि क्वांटाइज फॉर्म के अंदर रहता है, डिस्क्रिएट एनर्जी लेवल्स की फॉर्म में रहता है, क्योंकि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को इसने अपना आधार माना था और उसी को अपना बेस मानते हुए इसने जो बोर मॉडल है उसको एक्सप्लेन किया था। तो अगर डिफरेंट लेवल्स हैं और इनकी एनर्जी क्वांटाइज है तो डिस्क्रिएट एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट है, यानी जब तक ग्राउंड स्टेट के अंदर कोई भी चीज़ रहेगी, ग्राउंड स्टेट का मतलब है ना तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ना ही रिलीज करेगा, इनकी जो एनर्जी है वो कॉन्स्टेंट है और वो अपनी एनर्जी लेवल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन जो है वो सराउंड करता रहेगा, डीलोकलाइज के अंदर करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा, इसे कोई लेना देना नहीं है किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेज से। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राउंड स्टेट के अंदर है, नॉर्मल है, स्टेबल है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर मान लो किसी फ्रीक्वेंसी की लाइट डलवाते हैं, ओके, कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करवाई, तो यहाँ पर जो एनर्जी लेवल था वो क्या था, EN1। ठीक है, तो ये मान लो इसका एनर्जी लेवल था और यहाँ से क्या होगा, जो एनर्जी है वो इंक्रीज होना शुरू होगी। और कैसे शुरू होगी, क्योंकि इसका अपना कुछ ना कुछ एनर्जी लेवल प्रेजेंट था यहाँ पर जो भी हमने कंसीडर करना था, है ना। और जब एनर्जी इसके ऊपर प्रेजेंट गिरेगी तो ये कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अगर एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है तो अब ये इस लेवल की जो एनर्जी है स्टेशनरी स्टेट की वो कम है और इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज़्यादा है, तो वो यहाँ पर नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, इस ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएगा, एक्साइटेड हायर एनर्जी लेवल के अंदर जाएगा जिसके भी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर ली होगी। तो ये मान लो यहाँ से चला गया इस लेवल के अंदर, ये कौन सा है, E2 एनर्जी लेवल है, ये कौन सा था, E1 एनर्जी लेवल था। इस तरीके से कंसिडर कर ले, ओके। तो जब तक इसके पास यहाँ एनर्जी प्रेजेंट होगी तब तक तो ये E2 के अंदर स्टेबल है, लेकिन जैसे ही एनर्जी इसकी लोअर डाउन होना शुरू होगी, क्योंकि ये इसकी ओरिजिनल एनर्जी थोड़ी ना थी, ओरिजिनल तो इसकी ये इस स्टेट के अंदर प्रेजेंट था इलेक्ट्रॉन, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जब डाली गई उसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब की और इसने जंप कर दिया यहाँ पर, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर। लेकिन जब तक एनर्जी है तब तक तो ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर रह सकता है, जैसे ही एनर्जी कम होगी ये क्या करेगा, वापस से ग्राउंड स्टेट के अंदर आने की कोशिश करेगा और जब ये यहाँ से वापस अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। और जो एनर्जी रिलीज होगी वो किससे रिप्रेजेंट की जाएगी, डेल E, और ये किसके इक्वल होगी, E2 माइनस E1 के इक्वल होगी। तो हमें पता चल जाएगा कितनी फ्रिक्वेंसी की देखिए जब ये एनर्जी को यहाँ पे रिलीज करेगा तो कोई ना कोई जो जिस भी एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग, जिस भी फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग ये लाइट इमिट करेगा वो हमें ऑब्जर्व होगी, उससे हम फाइंड आउट कर लेंगे कि एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी और इसको निकालेंगे कैसे, E2 माइनस E1 करके। तो ये इसका ग्राउंड स्टेट था और जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किसी हायर एनर्जी लेवल के अंदर जाता है तो वो इसकी एक्साइटेड स्टेट होती है। दो स्टेट के बारे में बात की है हमने यहाँ पे, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बारे में, ओके। एक चीज़ और है यहाँ पर, डिस्क्रिएट एनर्जी लेवल के बारे में अगर हमने बात की है तो जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ऐसे नहीं होगा कि ये E1 और ये जो सेकंड लेवल था, मान लो इस N लेवल से इस N लेवल के अंदर जा रहा है और एनर्जी इन बिटवीन है तो ये बीच में आके रुक जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डिस्क्रिएट एनर्जी लेवल्स है, या तो ये इसी के अंदर रहेगा या इसमें रहेगा या फिर और भी ज़्यादा एनर्जी है तो यहाँ पर मूव कर जाएगा, लेकिन इन बिटवीन दीज टू पाथ ये कभी भी आके यहाँ पर सस्पेंड नहीं होगा कि यहाँ आ जाए यहाँ आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। या तो एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि जब एक लेवल से दूसरे लेवल के ऊपर जंप कर सके, या फिर ये अपने उसी ग्राउंड स्टेट के अंदर सेम लेवल के अंदर रहना पसंद करेगा, ओके। तो ये जो लेवल्स थे यहाँ पर डिफरेंट ये आपको बता दिए गए हैं एनर्जी के, और ई की वैल्यू हमें निकाल ली है। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इतना ही बात करेंगे, बोर मॉडल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आधा जो बचा हुआ पोर्शन है इसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी, ओके।